ठीक है, तो स्प्रिंग स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये स्प्रिंग जो है हमारा इंटरनल वर्क कैसे करता है ये आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, तो वो टॉपिक है डिस्पैचर सर्वलेट। सो बेसिकली डिस्पैचर सर्वलेट जो होता है वो एक तरीके की स्पेशल टाइप ऑफ सर्वलेट होती है जो हमारे स्प्रिंग का कोर कंपोनेंट होता है। ठीक है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमारा एक्चुअल रिक्वेस्ट आ रहा है क्लाइंट से उसको मैनेज करना। उस रिक्वेस्ट को मैनेज करना मीन्स कि जो हम यूआरएल कॉल कर रहे हैं वो डायरेक्टली कंट्रोलर पे नहीं जाता है, वो सबसे पहले डिस्पैचर सर्वलेट के पास इंटरसेप्ट होता है और डिस्पैचर सर्वलेट डिसाइड करता है कि इसको कहाँ पे हमें राउट करना है बेस्ड ऑन द एक्सएमएल या एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद जब कंट्रोलर पे राउट करता है डिस्पैचर सर्वलेट, वहां पे जो भी प्रोसेस करके हमें आगे की जो भी राउटिंग देते हैं वहां से रिस्पॉन्स में, लाइक कि कौन से जेएसपी पे रिटर्न करना है या क्या डेटा रिटर्न करना है, तो वो सारी चीजें वाया डिस्पैचर ही होके वापस यूजर के पास जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकल वे में समझते हैं। जस्ट ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक छोटा सा ग्राफ बना के रखा हुआ है, विजिबल है। जी सर। यस सर। तो लेट सपोज कि ये जो हमारा आउटर लेयर है ये हमारा एप्लीकेशन है जो कि एक सर्वर पे रन कर रहा है किसी। ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो किसी सर्वर पे रन कर रहा है, तो जब यूजर रिक्वेस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट जो है डायरेक्ट कंट्रोलर के पास नहीं जाती है, पहले वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, सर्वर पे जाती है। हम लोग पाथ पास करते हैं ना, लोकल होस्ट कोलन 8080, तो ये क्या पाथ होता है, ये एक सर्वर का पाथ होता है। उसके बाद हम लोग यूआरएल अपना देते हैं कंट्रोलर का, देते हैं ना ये सारी चीजें। अब कंट्रोलर की जो मैपिंग होती है, अगर हम जो प्रीवियस एप्लीकेशन बना रहे थे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में, तो एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, वहां पे हम सारी यूआरएल को बाइंड कर रहे थे। बट ये इसको इंटरनली मैनेज कौन करता है, उसको मैनेज करता है डिस्पैचर सर्वलेट, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट पेज कंट्रोलर भी एक तरीके से। रीजन, यही जो डिस्पैचर सर्वलेट होता है यही इंटरेक्शन करता है यूजर से फ्रंट पे। ठीक है, अब बाकी जो हमारी कंट्रोलर होती है वो बैक साइड में रहती है, वाया डिस्पैचर सर्वलेट ही ये चलता है। ठीक, तो डिस्पैचर सर्वलेट जो है हमारा ये बैकग्राउंड में रन करता है, इस वजह से ये हम इसकी फंक्शनैलिटी को तो देख नहीं पाते, बट अगर हम इसको डिबग करें किसी सिनेरियो में तो वहां पे हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई ये क्या क्या स्टेप फॉलो करके किधर जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली दो मेथड होती है, एक रिजॉल्व व्यू होता है, एक एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूट का काम क्या होता है, जो हमारी लॉजिकल ऑपरेशंस होती है जावा से रिलेटेड वो सारे को हैंडल करता है। और रिजॉल्व व्यू का काम होता है कि ये प्रोसेस होने के बाद कौन सी स्क्रीन को ओपन करना है। तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, डिस्पैचर सर्वलेट बेस्ड ऑन द हमारी रिक्वेस्ट। तो यूजर जब फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करता है कोई भी यूआरएल डेटा के साथ, तो वो सबसे पहले जाता है हमारा सर्वर पे। अब वो सर्वर कोई भी हो सकता है, टॉमकैट हो गया, जेटी हो गया, या जो भी हम यूज कर रहे हो। ठीक है, रिक्वेस्ट किया यूजर ने, वो गया सर्वर पे। अब सर्वर से वो रिक्वेस्ट वापस से फॉरवर्ड होती है डिस्पैचर सर्वलेट पे। डिस्पैचर सर्वलेट उसको इंटरसेप्ट करता है और बेस्ड ऑन द एंड पॉइंट वो डिसाइड करता है कि इसको किस कंट्रोलर पे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, वहां से सारा प्रोसेस होने के बाद जब हम इसको फॉरवर्ड करते हैं वापस से रिक्वेस्ट को जेएसपी अपने डाल के करते हैं ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर फॉरवर्ड, याद होगा अगर कोड हम लोग लिखते थे एक लाइन, रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर, और ब्रैकेट में हम लोग पास करते थे व्यू का नाम जो जेएसपी हमारी होती थी। तो वो डेटा के साथ हम भेजते थे जब, तो वो यूजर तक जाने से पहले डिस्पैचर सर्वलेट के पास आती थी, और यहाँ पे फिल्टर होके यही रिस्पॉन्सिबल होता था कि कौन सी जेएसपी पेज को ओपन करना है। समझ में आया? जी सर। अब इसे कोई डाउट इसमें, डिस्पैचर का वर्क फ्लो?
मेन सर ये डिस्पैचर वर्क क्या कर रहा है सर, मतलब समझ नहीं आ रहा थोड़ा। नहीं समझ में आया? नो सर। देखो, बेसिकली डिस्पैचर सर्वलेट जो होता है वो फ्रंट पेज कंट्रोलर की तरह यूज बिहेव करता है। लाइक जब हम यूजर से रिक्वेस्ट करते हैं किसी कंट्रोलर पे, तो यूजर जब भी रिक्वेस्ट करता है, चाहे वो एपीआई क्लाइंट हो, चाहे जेएसपी हो, या किसी भी वेब पेज से, तो वो डायरेक्ट कंट्रोलर के पास नहीं जाता है। वो सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, जहां पे हमारी एप्लीकेशन रन कर रही होती है। ठीक है? सर्वर उसको यस सर। सर्वर उसको कंट्रोलर पे फॉरवर्ड नहीं करता है, क्योंकि सर्वर को नहीं पता कि उसको कौन से कंट्रोलर पे भेजना है। वो रिक्वेस्ट को राउट कर देता है डिस्पैचर सर्वलेट पे। ये डिस्पैचर सर्वलेट इंटरनली वर्क करता है। जब हम कंट्रोलर पे एचटीटीपी सर्वलेट एक्सटेंड करते हैं ना, तो वो इंटरनली डिस्पैचर सर्वलेट के साथ ही मिलके वर्क करता है हमारा कंट्रोलर। ठीक? तो अब डिस्पैचर सर्वलेट हमारा डिसाइड करता है कि इसको कौन से कंट्रोलर पे भेजना है, क्योंकि हमने जो रिक्वेस्ट की है उसमें हमने यूआरएल डाल रखा है। लेट सपोज हमने यूआरएल कॉल किया लोकल होस्ट 8080/यूजर। तो अब ये यूजर जो है, ये एक कोई कंट्रोलर है, यूजर कंट्रोलर, उसके साथ फाइंड है। और उसकी मेटा डेटा इंफॉर्मेशन जो है, उस कंट्रोलर की जो मैपिंग है, वो हमने एक्सएमएल में रखी हुई है, या हो सकता है हमने एनोटेशन यूज किया हुआ है, वहां पे यूआरएल को बाइंड किया है। तो डिस्पैचर सर्वलेट उस मेटा डेटा इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसाइड करता है कि ये जो यूआरएल है स्लैश यूजर, ये किस कंट्रोलर के साथ है, वहां पे फॉरवर्ड कर दो। अभी क्लियर है? यस सर। अब ये डिस्पैचर सर्वलेट है, इसको हम लोग कस्टमाइज करके खुद का भी बना सकते हैं। अगर कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, लगता है जरूरत कि हमें डिस्पैचर सर्वलेट खुद से लिखना है, तो वो चीजें भी हम कर सकते हैं। ठीक है? तो उस डायरेक्शन में मैं नहीं जाऊंगा, हम लोग स्प्रिंग की बात कर रहे थे। ये डिस्पैचर सर्वलेट बताने का ये पर्पज है, क्योंकि स्प्रिंग एमवीसी जो चलता है, जो हमारा स्प्रिंग का प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, एपीआईज, ये एक्चुअल में इंटरनली जो होता है ना, डिस्पैचर सर्वलेट के थ्रू ही चलता है। भाई फ्रेमवर्क तो आ गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो कोर का ही है ना, इंटरनल लॉजिक तो कोर की ही लगी हुई है। हम तो उसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हैं लाइब्रेरी डाल के। ठीक है? अभी कोई डाउट? नो सर। ठीक है। ठीक है, तो देन हम लोग बात करते हैं अगर स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग तो मैंने बताया था। स्प्रिंग एक जावा का फ्रेमवर्क है जो इजी टू वे प्रोवाइड करता है हमें एप्लीकेशन को बनाने के लिए, जहां पे हम रेडी टू डेवलपमेंट एप्लीकेशन हमें मिलता है, जहां पे हम अपनी बस बिजनेस लॉजिक को लिखते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हमारा इंटरनली स्प्रिंग हैंडल करता है। ठीक है? तो स्प्रिंग जो है वो कुछ चीजों से मिलके वर्क करता है। लाइक एक हो गया एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, आईओसी कंटेनर, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, और बीन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये इंटरनल परफॉर्म करता है स्प्रिंग के अंदर। ठीक है? बट इसको हमें समझना तो होगा कि ये इंटरनली वर्क कैसे करता है, ये होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है, ये एक टर्म है। लाइक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है एक ऑब्जेक्ट है, और वो स्प्रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखता है, बीइंग टाइम ऑफ द स्टार्टिंग आवर सर्वर, लाइक, या एप्लीकेशन। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लोड होता है, उस टाइम पे क्या करता है कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लोड होता है, और उसके अंदर स्प्रिंग की सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारी इंफॉर्मेशन जो भी होती है, वो स्टोर होती है। और इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से ही हमारी सारी एप्लीकेशन चलती है। जैसे अगर इक्लिप्स में बात करो, तो ये देखो होता कहाँ पे है। जैसे ये मेन मेथड है हमारा। ठीक है? मेन मेथड जो स्प्रिंग एप्लीकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहीं पे हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को हम गेट करके अगर चाहें तो देख सकते हैं। वो कैसे करना है, वो अभी आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। पहले आप समझो कि स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। ठीक है?
तो बेसिकली स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारे प्रोजेक्ट की पूरी एक तरीके से रूट कह लो, और सारी इंफॉर्मेशन हो गई, सारी फंक्शनलिटी जो हो गई बैकग्राउंड की, वो सारी चीजें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही चलती है। ठीक है, इसके अंदर हमारी डिपेंडेंसी मैनेजमेंट होता है, उसके बाद सारी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। ये अभिषेक वांट टू ज्वाइन, ये किसका रिक्वेस्ट आया? तो मेरा ही है सर। तो क्या करना है इसको? ये एक्सेप्ट करना सर। ये उससे आवाज बहुत अजीब लग रही है इसमें, फायरफॉक्स से कनेक्टेड। इसको मैं डिस्कनेक्ट। ठीक है, म्यूट कर दो। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हो गया हमारा, बीन मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और भी सारी चीजें हैं जो हमारी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही मैनेज होती है। लाइक जैसे कोई भी इवेंट हो रही है, इवेंट मीन्स अगर किसी भी तरीके की ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट हो गई, रिस्पॉन्स हो गई, तो वो सारी चीजें कहाँ से मैनेज होंगी? वो सारी चीजें हमारी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही मैनेज होंगी। इसके अंदर ही सारी प्रॉपर्टीज हमारी स्प्रिंग की लोड हो जाती है, जो हमें रन टाइम में प्रोजेक्ट के अंदर जरूरत पड़ती है। ठीक है, यस सर। जी सर। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो, अगर इसको हमें देखना है कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो जस्ट इसका जो रिटर्न टाइप है ना, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखो, दिखाते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके की चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाओ कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर इसको आप चाहो तो डिबग करो, या इससे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल से अगर कुछ प्रॉपर्टी चाहिए तो आप इसको निकाल सकते हो। जो हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, क्लास के अंदर एनोटेशंस यूज करते हैं उसकी बिहेवियर को चेंज करने के लिए, तो वो सारी कहाँ पे रजिस्टर होती है? वो सारी रजिस्टर होती है हमारी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब ये तो इंटरनल वर्क करता है, लेकिन आपको अगर जरूरत है किसी तरीके की मैनिपुलेशन करने की, तो आप सिंपल सा यहाँ पे ये जो इसका रिटर्न टाइप है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, उसको होल्ड करो एक वेरिएबल के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और इस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम उसको मैनिपुलेट अगर करना है तो कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, समझ में आया? यस सर। दूसरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है हमारी बीन। बीन क्या होता है, उसका यूज क्या होता है? तो ये वर्ड आपको जब भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये वर्ड सुनने को मिलेगा। तो इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लें। तो बीन जस्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट। बीन क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, न्यू कीवर्ड यूज करके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैसे ही बीन क्या होता है हमारा? बीन एक ऑब्जेक्ट होता है, बट डिफरेंस क्या है बीन और नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर? तो बीन और नॉर्मल क्लास के अंदर जो डिफरेंस है मेन मेजर, जैसे जो हमारी नॉर्मल क्लास होती है जिसको हम कस्टमाइज तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड का यूज करके, कंस्ट्रक्टर का यूज करके, उसको हम लोग बोलते हैं पोजो। पोजो मीन्स प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। ये यूजर मैनेज करता है जिस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएशन को, उसको बोलते हैं हम लोग पोजो। ठीक है, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, जो अभी तक हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे उसको बोलते हैं पोजो। बट ये पोजो और बीन में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली जो बीन होता है वो पोजो क्लास का ही ऑब्जेक्ट होता है, बट इसकी जो क्रिएशन, मैनिपुलेशन, या इसकी जो डिस्ट्रॉय तक की लाइफ साइकिल होती है पूरी ना, क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रॉय तक की, इसको स्प्रिंग मैनेज करता है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे आप ग्राफ में देखोगे तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पूजो, एक नॉर्मल हमारा क्लास है जो हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, वो क्लास है। अब वो क्लास कहाँ पे आया हमारे पास, स्प्रिंग कंटेनर क्या आया, स्प्रिंग कंटेनर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के पास आया, ठीक है क्लास। वो कैसे आएगा, जब हम उस क्लास के ऊपर एनोटेशन यूज करते हैं, लाइक रेस्ट कंट्रोलर हो गया, कंट्रोलर हो गया, सर्विस हो गई, रिपोजिटरी हो गई, मतलब स्पेशल टाइप के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो उसको एक बीन में कन्वर्ट करता है, जिसकी हम एक मेटा डेटा इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, जिससे हम उसके बिहेवियर बताते हैं उस एनोटेशन का यूज करके। जैसे @REST कंट्रोलर हमने यूज किया एनोटेशन किसी क्लास पे, तो हम उसका बिहेवियर डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये जो क्लास है ये एक कंट्रोलर है जो रेस्ट टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, एक हम इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसकी, उस क्लास की। तो वो क्या कर रहा है स्प्रिंग, कि जब कॉन्टेक्स्ट लोड होता है हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट पे, उस टाइम पे वो मेटा डेटा इंफॉर्मेशन के हेल्प से सारी क्लास को अपने पास रजिस्टर कर लेता है। तो हमारी जो नॉर्मल क्लास थी उसके अंदर जैसे ही हमने रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन लगाया, वो क्या हो गया, वो एक बीन हो गया, उसका ऑब्जेक्ट जो है हम न्यू कीवर्ड से नहीं अब यूज करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट हम लोग वाया स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट हम लोग गेट करेंगे, जो अलग अलग मेथड दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। पोजो और बीन में डिफरेंस समझ में आया। पोजो जो है जिसको यूजर मैनेज करता है उसके ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल को, कि कैसे क्रिएट करना है, कब डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। लेकिन जो बीन होता है उसके ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग मैनेज करता है बाय यूजिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अभिषेक, यस सर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, बीन और पोजो में? यस सर, आ गया सर। राहुल? हाँ सर, आगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब देखो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो बहुत सारी चीजें मैंने बताई, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हो गया, बीन मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो अब ये जो हमारा स्प्रिंग जो है वो बीन को अगर मैनेज कर रहा है, स्प्रिंग जो ऑब्जेक्ट को मैनेज कर रहा है वो किस पार्ट में हैंडल होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आईओसी कंटेनर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, आईओसी कंटेनर। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो बेसिकली आईओसी कंटेनर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो हर एक कंपोनेंट, कंपोनेंट मींस क्लास की मैं बात कर रहा हूं, हर एक क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएशन से लेके मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल जो उस एप्लीकेशन के अंदर यूज होगी, उसकी पूरी लाइफ साइकिल जो उस एप्लीकेशन के अंदर यूज होगी वो आईओसी कंटेनर इंटरनली मैनेज करता है, ठीक है। और ये आईओसी कंटेनर जो होता है ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलके वर्क करता है। आईओसी कंटेनर हमारा जो है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलके वर्क करता है। जैसे यहाँ पे आप देखो एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है हमारा, जो आउटर लेयर है, लेट सपोज ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर देखो आईओसी कंटेनर है, एक हो सकता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है, इवेंट हैंडलिंग मैनेजमेंट है, या और भी जो भी उसके पार्ट्स हैं वो सारी चीजें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। अब जो ये पार्ट है हमारा आईओसी कंटेनर, इसके अंदर मल्टीपल बीन्स हो सकते हैं, बीन्स मतलब जावा ऑब्जेक्ट जो स्प्रिंग मैनेज कर रहा है, मल्टीपल बीन्स की कॉन्फ़िगरेशन को ये मैनेज करेगा कि इसके ऑब्जेक्ट को कब बनाना है, कब डिस्ट्रॉय करना है, अगर यूजर उसको गेट कर रहा है, उसके ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहता है, किस मेथड के थ्रू यूज करना चाहता है, तो वो सारी चीजें आईओसी कंटेनर ही हैंडल करेगा इसको, ठीक है। क्लियर है आईओसी कंटेनर और यस सर। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में? तो आईओसी कंटेनर इज अ पार्ट ऑफ अ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और ये दोनों साथ में मिलकर वर्क करते हैं हमारी बीन मैनेजमेंट के लिए, ठीक।
अब हमारी जो बीन मैनेज हो रही है वो कैसे हो रही है, जैसे हमने ये एप्लीकेशन बनाया, उसके अंदर हमने क्लास बनाया। अब क्लास के ऊपर देखो हमने क्या एनोटेशन यूज किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट रेस्ट कंट्रोलर यूज किया, हो सकता है सर्विस बनाया, वहां पे सर्विस एनोटेशन यूज किया। तो ये जो एनोटेशन है ये क्या है, ये हमारी क्लास के बिहेवियर को बता रही है। क्या कर रही है, हमारी क्लास के बिहेवियर को बता रही है, जिससे कि हम लोग उसके अंदर उसकी डेफिनेशन को लिखे, और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है इसको रन टाइम में लोड करके स्टोर करता है इसके बीन को आईओसी कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो स्प्रिंग के सर अंदर, बीन हाँ बोलो। सर बीन लाइक मीन्स क्या समझ सकते हैं अपन बीन से सर? अभी तो बताया, बीन लाइक अ जावा ऑब्जेक्ट, एक क्लास का ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसको स्प्रिंग मैनेज कर रहा है बाय यूजिंग आईओसी कंटेनर एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, एक क्लास बनाते थे पहले, और उसको न्यू कीवर्ड से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, और वो जो अच्छा ऑब्जेक्ट होता था उसकी लाइफ साइकिल तो अभी मैनेज करते थे कि कब क्रिएट करना है, कब उसको नल सेट कर देना है, कब डिस्ट्रॉय करना है, वो सारी चीजें तो हम ही मैनेज करते थे। लेकिन अभी यहाँ यस पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है या होगा आगे, वो उसको स्प्रिंग मैनेज करेगा। तो जिस क्लास के ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग मैनेज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, बीन। उस क्लास के ऑब्जेक्ट को यस हम लोग बोलते हैं बीन। ठीक है। सर, ठीक है सर, अंडरस्टैंड सर। ठीक है, अब बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है, एनोटेशन। बार बार एक वर्ड हो रहा है एनोटेशन। तो बेसिकली स्प्रिंग के अंदर जो एनोटेशन होते हैं ना, स्प्रिंग के अंदर क्या है, अगर जनरली ऐसे भी बात करें तो एनोटेशन जो होता है वो हमारे क्लास, मेथड या फील्ड लेवल हम अप्लाई करते हैं एनोटेशन को। जैसे यहाँ पे देखो दो जगह पे लगा हुआ है, मेथड पे भी एक एनोटेशन लगा है ओवरराइड, और क्लास पे भी एक एनोटेशन लगा हुआ है सर्विस। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, इस मेथड के बिहेवियर को डिफाइन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इस मेथड की बिहेवियर को डिफाइन कर रहा है कि ये जो मेथड है ये ओवरराइड होगा, इसके अंदर एक मेटा डेटा इंफॉर्मेशन होगी। जैसे हम लोग एक्सएमएल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते थे ना, वैसे ही यस सर। एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये जहां पे भी एनोटेशन लगाते हैं वो एक मेटा डेटा इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है और उसके बिहेवियर को डिफाइन करता है। तो ये एनोटेशन जो होता है क्लास लेवल हो सकता है, मेथड लेवल हो सकता है, फील्ड लेवल भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए। तो कुछ एनोटेशन है जिसके बारे में हम देखेंगे इसी क्लास में, बट उस एनोटेशन को करने से पहले एक टॉपिक है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, एक टॉपिक है हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, उसकी बात करते हैं। सर हाँ, ये नोटेशन जब अपन मतलब इनको अपन डिफाइन डिस्क्राइब भी कर सकते हैं ना, कि जैसे ये नोटेशन है तो इसके मेटा डेटा क्या क्या वर्क कर रहा है ये। जैसे ओवरराइड तो सर समझ आ रहा है कि ये ओवरराइड, इसके अंदर जो मेटा डेटा है वो हम्म ओवरराइड कर रहा है इस मेथड को। हम्म बट ऐसे अदर और नोटेशन होंगे उनका डिस्क्राइब, जैसे अगर अपन को जानना हो सर कैसे, जैसे अभी ये सर्विस है सर, तो हम्म इसका नोटेशन, इसका मेटा डेटा जानना हो कि ये इंटरनली क्या कर रहा है सर। तो इस पे जस्ट क्लिक करोगे मिल जाएगा, बट मैंने एक डॉक्यूमेंट आप लोग को शेयर करके रखा हुआ है, उसमें मोस्टली जो भी हम लोग यूज करेंगे एनोटेशन ना, वो सारी की इंफॉर्मेशन मैंने लिख के दी हुई है। अगर नहीं दिया हुआ है वो डॉक्यूमेंट तो मेरे को एक बार रिमाइंड कराना क्लास के बाद, मैं वो भेज दूंगा। ठीक है, बट जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ये एनोटेशन की चीजें भी क्लियर होती जाएंगी, जो जो एनोटेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमने बात किया कि हमारा एप्लीकेशन लोड स्टार्ट हुआ, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लोड हुआ, आईओसी कंटेनर लोड हुआ, और जो जो क्लास के अंदर हमने एनोटेशन लगा रखे हुए हैं कंपोनेंट बनाने के लिए, कंपोनेंट मींस स्पेशल टाइप ऑफ क्लास विच मैनेज बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग लाइफ साइकिल। ठीक है, तो अब स्प्रिंग लाइफ साइकिल के अंदर जो जो क्लासेस पार्टिसिपेट करेंगे उसके लिए हमने कुछ एनोटेशन लगा के रखे हुए हैं, जैसे रेस्ट कंट्रोलर हो गया, सर्विस हो गया, है ना। तो
ये सारे क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट तो हमारा क्रिएट हो गया आईओसी कंटेनर के अंदर जाके, इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गई, बट उस ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज कैसे करेंगे? अगर उस ऑब्जेक्ट को हमें यूज करना है तो उसको कैसे यूज करेंगे? जैसे यहाँ पे देखो एक सर्विस क्लास बनी है हमारी, यूजर सर्विस, और इसकी इंप्लीमेंटेशन है आई यूजर सर्विस इंटरफेस। अब मुझे इस क्लास का अगर ये मेथड यूज करना है तो कैसे करेंगे? पहले क्या करते थे कि कंट्रोलर के अंदर यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाते थे न्यू कीवर्ड से, और उस न्यू कीवर्ड के हेल्प से हम मेथड को, जो ऑब्जेक्ट होता था उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम मेथड को कॉल करते थे। ठीक है, ये करते थे। अब तो हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट तो हमारा क्या कर रहा है, स्प्रिंग मैनेज कर रहा है। तो अब आईओसी यस सर। कंटेनर से हम ऑब्जेक्ट को निकालेंगे कैसे? तो उसको निकालने के देखो तीन मैकेनिज्म है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है उसको इंजेक्ट कर रहे हैं आईओसी कंटेनर से। तो उसको कैसे करेंगे? तो वो तीन टाइप से कर सकते हैं। पहला है फील्ड इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फील्ड इंजेक्शन की, एक सेकंड, एक ग्राफ था वो ओपन कर रहा हूं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें फील्ड इंजेक्शन की, तो जो डिपेंडेंसी हम इंजेक्ट करेंगे ना वो फील्ड के अंदर स्टोर करेंगे, और ये स्प्रिंग का रिफ्लेक्शन को यूज करके डिपेंडेंसी को गेट करता है, और ये जो होता है ना इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, इजी टू यूज होता है। ठीक, जैसे अगर एग्जांपल दिखाते हैं फील्ड इंजेक्शन की, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ये हमारा सर्विस है, ठीक है, ये हमारी सर्विस है, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है हमने इंटरफेस बना के रखा है। अब इस इंटरफेस के हेल्प से हम लोग इंजेक्ट करते हैं। फील्ड कैसे बनाते हैं? फील्ड मतलब समझ रहे हो ना, वेरिएबल जो हम लोग बनाते हैं मॉडल क्लास के अंदर। तो क्या करते थे, अगर हमें बाहर कहीं एक्सेस नहीं करना है, एक्सपोज करना है, तो प्राइवेट, और उसका टाइप दे देते थे। तो हमारे केस में टाइप क्या है, इंटरफेस का नाम दे देंगे यहाँ पे, और अगर हमें उसका नाम देना है वेरिएबल का, वो नाम दे दिया। तो ये क्या हुआ, हमने एक फील्ड बना लिया, फील्ड जस्ट लाइक अ वेरिएबल, फील्ड जस्ट लाइक अ वेरिएबल हो गया। अब ये तो देखो वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये इंजेक्ट नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट को। तो फील्ड इंजेक्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ऑटो वायर। ठीक है, तो ऑटो वायर यूज करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, वो ये जो ऑटो वायर है ये स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर से इस क्लास के बीन को निकाल के लेते आएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ, और उस टाइम पे क्या हुआ कि ये जितने भी क्लासेस होंगे जो एनोट होंगे, सर्विस या रेस्ट कंट्रोलर या कंपोनेंट, वो क्या करेगा, उनकी बीन को क्रिएट कर दिया आईओसी कंटेनर के अंदर। अब उस आईओसी कंटेनर से जब हम इंजेक्ट करेंगे डेटा को, तो वहां पे यूज करेंगे हम लोग, अगर फील्ड इंजेक्शन करना है तो कुछ ये मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे ऑटो वायर करके। ठीक है, यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे टाइप के साथ, और ऊपर एनोटेशन यूज करेंगे ऑटो वायर। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं फील्ड इंजेक्शन। ये इजी टू इंप्लीमेंट होता है, इजी टू यूज होता है। जस्ट लाइक डिक्लेयर करो, ऑटो वायर करो, और यहाँ पे आप यूज कर लो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब देखो इसमें यस। प्रॉब्लम क्या आ सकती है, इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन का। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, जनरली इसको यूज करते हैं। ठीक, तो ये एप्लीकेशन है हमारा ई कॉमर्स, इसको पहले रन करता हूं, देखो ये वर्क कैसे कर रहा है। इसकी इंटरनल वर्किंग समझनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसको रन करते हैं, और हमने इसका वो बनाया था ना इंसोम्निया,
इस एप्लीकेशन को ना मैं डिबग मोड में रन करता हूँ, जिससे कि हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिखे। डिबग है जावा एप्लीकेशन। हाँ, गेट वाली अप्लाई करेंगे, डेटा तो मिलेगा नहीं, एक सेव करके देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इंजेक्ट हो रहा है। अब न्यू कीवर्ड हमने तो यूज नहीं किया। अब जैसे ही ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे एप्लीकेशन जो है कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी बीन क्रिएट हो गई, इसकी सर्विस की ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई, और यहाँ पे हम फील्ड इंजेक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट को निकाल रहे हैं। तो इसको चेक करते हैं कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो जस्ट यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाते हैं सेव वाले पे। ये देखो मेथड का नाम कॉपी पेस्ट की वजह से गलत है, इसको सही करना होगा। ठीक है, तो सेव मेथड को यहाँ कॉल करते हैं, और सेंड मैंने किया, यहाँ पे आया। अब ये देखो इसके अंदर हमें यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट मिल गया ना। यहाँ पे देखो यूजर सर्विस की एक ऑब्जेक्ट हमें मिल गई। क्यों मिल गया? क्योंकि हम फील्ड इंजेक्शन कर रहे हैं। एप्लीकेशन हमारा रन हुआ, और वो क्या हुआ, एप्लीकेशन रन होने के साथ साथ हमारा बीन भी क्रिएट हुआ, और फील्ड इंजेक्शन होके हमारे यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है, समझ में आया ये? यस कि जैसे ही हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो आईओसी कंटेनर के अंदर बन गया, और बाय यूजिंग ऑटो वायर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर पा रहे हैं, और इंजेक्ट करके उसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक, अब मैं एफ करता हूं, मेरी सर्विस चल रही है। ठीक है, सर्विस चल रही है। अब लेट सपोज मेरे पास एक मेथड होता है, यहाँ पे मैं मेन मेथड की ही बात करूं तो मैंने एक मेन मेथड बनाया, या किसी भी तरीके की मेथड हो सकती है। तो इस मेथड में मुझे ये कॉल करना है सर्विस यूजर। ये जो बनाया है सेव सर्विस यूजर, इसको कॉल करनी है। तो पहले मैं क्या करता हूं, यूजर कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक है। यूसी इक्वल टू न्यू। ठीक है, यूजर कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाया, और इसको मैं यूज करता हूं। सॉरी, ये नहीं करना था ना, ये मेथड कॉल करना था ना, उसका नाम तो चेंज करना है, कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ यूसी डॉट गेट यूजर, ये वाला। और यहाँ पे मैं कुछ भी पास कर देता हूँ, फिलहाल नल ही पास करता हूँ अभी। ठीक, या फिर उसको छोड़ते हैं, मैं ये कॉल कर लेता हूँ गेट यूजर, पहला ऊपर वाला, जिसमें कोई डेटा नहीं पास है। अब ये भी तो हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, हमारी ये भी तो रिक्वायरमेंट हो सकती है कि सेम क्लास के अंदर अगर मुझे जरूरत पड़ती है मेथड को कॉल करने के लिए, तो मैं करूं। तो अभी हो क्या रहा है कि यूजर कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कीवर्ड से। ठीक है, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाया, और इसी कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बना हुआ था हमारा गेट यूजर, जिसको हम कॉल कर रहे हैं। और गेट यूजर क्या कर रहा है, सर्विस का एक मेथड है उसको कॉल कर रहा है। अब देखो डिबग पॉइंट लगाते हैं, यहां से मैंने हटाया यहाँ पे, और इसको रन करता हूं। अभी रन करता हूं, तो रन करेंगे तो देखो क्या आएगा। रन किया तो यहाँ पे हमें क्या मिला, जावा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। किसका एक्सेप्शन मिला, सर्विस के अंदर जो मेथड कॉल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर्विस जो है वो नल है। क्यों नल है भाई, ये जो है ऑटो वायर जो यूज हो रहा है, ये तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर पड़ा हुआ है। ये हमारा सर ये दोनों हाँ बोलो। सर ये दोनों ऑब्जेक्ट कैसे यूज हो रहे हैं फिर सर? या आपने यहाँ नीचे भी डिफाइन किया हुआ है? नीचे क्या डिफाइन किया हुआ है? या सर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, जबकि इसने भी ऑटोमेटिक क्रिएट कर रखा है अंदर। वही तो बता रहा हूं कि फील्ड इंजेक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है। तो देखो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन लोड हो चुका है। ठीक, एप्लीकेशन लोड हुआ, उसी टाइम पे इसका ऑब्जेक्ट जो है आईओसी कंटेनर के अंदर बन गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया था, दिखाया था ना लास्ट टाइम। यस सर, यस इसका सर। ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है। बट अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, ये जो मेथड है गेट यूजर, इसके अंदर अगर यूजर सर्विस डॉट फाइंड ऑल यूजर करेंगे, तो उस टाइम पे हमारी कॉल होनी चाहिए ना, क्योंकि यूजर सर्विस का तो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। डिबग करके यस दिखाते सर। हैं।
ठीक है। F6, ठीक है। तो जैसे ही एप्लीकेशन लोड हुआ, इसका ऑब्जेक्ट तो आईओसी के अंदर क्रिएट हो गया, तो ये मेथड कॉल होना चाहिए। तो अब जब हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं किसी अनदर मेथड में बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट या जैसे भी कॉल कर ले, तो अगर कॉल करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल रहा है, क्योंकि ये फील्ड इंजेक्शन के केस में ये हो सकता है। ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करते हैं, सेटर इंजेक्शन या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन अप्लाई करते हैं। वो कैसे बनता है वो बताते हैं। देखो, काम तो हो रहा है इंजेक्ट करना ही ऑब्जेक्ट का, अलग अलग तरीके बता रखे हैं। अब जैसे मुझे इसको सेटर के थ्रू करना रहता, तो इसको क्या करते हैं, यहां से ऑटो वायर हटाता मैं, राइट क्लिक करके मैं इसका सेटर एक क्रिएट कर देता। सोर्स, मेरे को सेटर चाहिए, इसका सेटर क्रिएट किया। कहाँ क्रिएट हुआ जी, ये। अब इस सेटर के ऊपर एनोटेशन यूज करेंगे @ऑटो वायर। ठीक है, ये ऑटो वायर यूज किया। अब ये रीस्टार्ट इसको कर लेते हैं एक बार, जावा चेंज किया है तो कभी कभी पंगा कर लेता है। राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं। तो बेसिकली अलग अलग तरीके दे रखे हैं। जो पहले वाले में प्रॉब्लम है उसको सेकंड में सॉल्व कर रहा है, और थर्ड वाले में जो भी कॉमन चीजें हैं उसको सॉल्व करके कंस्ट्रक्टर बेस जो जब हम वो करेंगे ऑटो वायर तो देखेंगे। तो फिलहाल देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हमने डिक्लेयर कर दिया, एनोटेशन तो इस पे यूज नहीं किया, तो ये क्या करेगा, इंजेक्ट तो करेगा नहीं। तो फील्ड इंजेक्शन तो हमने हटा दिया। तो अब इस फील्ड का हमने एक सेटर बनाया है, और इस सेटर पे हमने ऑटो वायर कर दिया। ठीक है। तो जैसे ही ये सेटर कॉल होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट आएगा, वो बीन आईओसी कंटेनर से निकल के, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, इस यूजर सर्विस के अंदर। ठीक है, इस यूजर सर्विस के अंदर चला जाएगा। जैसे अगर मैं इसको कॉल करूं, तो यहाँ पे मैंने इसको सेंड किया, ये डिटेल सेव हो गया। अच्छा, डीबग में नहीं चला है क्या, इसको डीबग में पहले चलाएं। ठीक है। तो यहां से देखो हमने इसको सेंड किया। अब देखो, ये जब कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ गया, हमने फील्ड लेवल इंजेक्शन हटा दिया, वाया सेटर हम इंजेक्ट कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास मिल गया। ठीक है। तो अगर सेटर के हेल्प से हमें करना होगा ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो उसका सेटर बना के हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फील्ड इंजेक्शन में हमें प्रॉब्लम क्या आई थी, फील्ड इंजेक्शन के अंदर हमें प्रॉब्लम क्या आई थी बताओ। नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आई थी। दूसरी चीज कि हम इसको फाइनल नहीं बना सकते, इनम्यूटेबल, हम इसको फाइनल नहीं बना सकते। समझ रहे हो कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट होती, जैसे इसको मैं एफर्ट करता हूं, ठीक है, और इसको भी मैं अभी के लिए कमेंट करता हूं, ठीक। और यहां पर लेट सपोज हमने ऑटो वायर किया। अब इस केस में क्या इशू आ रहा था, हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा था। लेकिन अगर हमें इसको म्यूटेबल करना रहता, तो यहाँ पे फाइनल लगाना होगा कि भाई इसकी बिहेवियर ना चेंज हो। तो सेट ये फील्ड इंजेक्शन के अंदर हम इसको फाइनल करके म्यूटेबल भी नहीं बना सकते। भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि इसकी बिहेवियर चेंज ना हो रन टाइम में, तो हमें इसको फाइनल कीवर्ड यूज करके लगाना होगा ना। हो सकती है ये रिक्वायरमेंट आए, हो सकता है ना। या कोई कंफ्यूजन है तो पूछो अभी। अगर लग रहा है ऐसा कि मिक्सअप हो रही है सारी चीजें, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो बताओ, फिर से बताते हैं। नहीं सर, मिल तक तो आ गया। हाँ,
आ गए तो सर वहाँ तक तो समझ। ठीक है, तो फील्ड इंजेक्शन समझ में आया और उसकी प्रॉब्लम भी देखो समझ में आई। पहला चीज कि ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन रेज कर सकता है अगर हमारी सिनेरियो कुछ ऐसी बनती है कि सेम क्लास में अगर मेरे को कॉल करना पड़ा तो। ठीक, दूसरी कि इसको म्यूटेबल नहीं बना सकते। फील्ड इंजेक्शन अगर कर रहे हैं तो हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, तो मैं इस ऑटो वायर को हटाता हूं और ये किया कंट्रोल जेट। ठीक, तो अब इस केस में क्या हो रहा है, सेटर इंजेक्शन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे हम लोग सेटर इंजेक्शन कर रहे हैं। अब सेटर इंजेक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि मेथड लेवल पे हमने ऑटो वायर यूज किया है। हमने एक सेटर मेथड बनाया है और उसके ऊपर ऑटो वायर यूज किया है। मेथड लेवल एनोटेशन यूज किया है ऑटो वायर, और ये मेथड जो है इंजेक्ट कर रहा है डिपेंडेंसी को। ठीक है, जी सर। अब इसका भी डिसएडवांटेज वही है कि इसको म्यूटेबल नहीं बना सकते। अगर यहाँ फाइनल लगा दिया तो ये भी म्यूटेबल अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसको रन करता हूं मैं यहां से और देखते हैं क्या नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है क्या हमें। तो देखो स्टिल सेम प्रॉब्लम है, ये भी नल पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, क्योंकि भाई ये तो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट से बाहर चला गया ना। ये तो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट से बाहर चला गया, वहां से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से उसको नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली सेटर इंजेक्शन हम तब यूज करते हैं ना जैसे हमें टेस्ट केसेस लिखने होते हैं। तो जब टेस्ट केसेस लिखते हैं तो अगर हमने यहाँ पे ऑटो वायर यूज कर दिया तो वो क्या होता है कि वो एक तरीके से टेस्ट केसेस में इसका मॉक ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। लेकिन किसी फील्ड का हमें अगर मॉक ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा तो इजिली हम जे यूनिट टेस्ट केस जब लिखते हैं ना तो मॉक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मॉक ऑब्जेक्ट लाइक उसी का एक डुप्लीकेट कॉपी हमें प्रोवाइड हो जाता है डमी डेटा के साथ। ठीक है, इसी का डुप्लीकेट डेटा जब भी हम टेस्ट केसेस लिखते हैं ना तो हम जो एक्चुअल मेथड लिखे हुए हैं उसको टेस्ट करते हैं एक डमी डेटा के साथ। जब टेस्ट केसेस आगे अगर हम लोग जब करेंगे तो समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये समझो कि ये जो होता है थोड़ा सा टेस्ट केसेस के साथ अच्छे से परफॉर्म करता है। इसके ऑब्जेक्ट को हम लोग मॉकअप कर सकते हैं, और इसकी जो डिसएडवांटेज है स्टिल वही है, नल पॉइंटर ये भी रेज कर रहा है, और जो हम इसको म्यूटेबल नहीं बना सकते। थर्ड इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसकी रीडेबिलिटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कोड हमें लिखना पड़ा, यहाँ पे एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ा ना हमें सेटर इंजेक्शन करते समय। भाई ऊपर में क्या हो रहा था फील्ड इंजेक्शन में, यहीं पे ऑटो वायर अप्लाई कर दिया और यूज कर लिया। तो देखो जैसी जहां रिक्वायरमेंट होगी वो हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। हेलो, और उसका गेटर सेटर क्रिएट कर लेंगे वो। गेटर सेटर नहीं, हमने क्या किया है, इसका हमने एक सेटर क्रिएट किया हुआ है और इस मेथड के ऊपर हमने ऑटो वायर अप्लाई किया हुआ है। इससे हमारी देखो बेनिफिट, दो बेनिफिट है। सबसे पहली तो इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं रन टाइम में। इसको हम लोग रन टाइम सर में अगर हमारी स्क्रीन रिक्वायर, हाँ बोलो। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं विजिबल है, लेट्स कनेक्ट हो, आ जाएगी तो बताना। विजिबल है अभी? There is some technical issue I guess.
Can't share your screen where screen share is. Please try again. अभी विजिबल है क्या? यस सर। ठीक है। तो देखो जब सेटर इंजेक्शन करते हैं ना तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी जो है सेटर मेथड के ऊपर अप्लाई करते हैं, मेथड लेवल एनोटेशन यूज करते हैं। ठीक, इसका एडवांटेज जो है डिपेंडेंसी को हम रन टाइम में जो है चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद भी अगर हमारी रिक्वायरमेंट होती है कुछ उसको मैनिपुलेट करने की तो उसको हम कर सकते हैं। और दूसरी चीज की हम इसको टेस्ट केसेस में इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज वही है जो फील्ड इंजेक्शन के साथ आ रही थी। ठीक, समझ में आ रहा है या कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है? हाँ सर, कॉम्प्लेक्सिटी तो हो रही है थोड़ी थोड़ी। जैसे बताओ, आ रहा है सर। जहां पे भी प्रॉब्लम हो रही है पूछो, फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, बीन, आईओसी कंटेनर, ये सारी चीजें क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ठीक है। फील्ड इंजेक्शन क्लियर है? नो, ये सर थोड़ा सा एक बार और रिपीट करना। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फिर से डिपेंडेंसी इंजेक्शन की। अगर बात करें तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है? सो बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो हमारे आईओसी कंटेनर से ऑब्जेक्ट को गेट करने का एक पैटर्न है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिजाइन पैटर्न है जो हमारे स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर से ऑब्जेक्ट को गेट करता है। ठीक है। हमारा जैसे ही एप्लीकेशन लोड होता है सारे क्लासेस की जो एज अ कंपोनेंट मार्क है उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाती है आईओसी कंटेनर के अंदर। अब उस ऑब्जेक्ट को अगर हमें यूज करना है तो उसको यूज करने का जो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जस्ट उसी को हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। और ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम तीन तरीके से कर सकते हैं, एक फील्ड इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। फील्ड इंजेक्शन लाइक क्रिएटिंग a variable and annotated by @AutoWire। एक हमने वेरिएबल बनाया उस क्लास का जिसका हमको इंजेक्ट करना है और उस वेरिएबल के ऊपर ऑटो वायर हमने यूज किया जिसको बोलते हैं हम लोग फील्ड इंजेक्शन। ठीक है। सेटर इंजेक्शन के केस में सर हाँ बोलो। फील्ड इंजेक्शन में सर अपन ने वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें नोटेशन लगा दिया, ऑटो ये फील्ड वायर, इंजेक्शन। ये फील्ड ऑटो इंजेक्शन वायर हुआ। सर। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल भी अगर देखोगे यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ही तो क्रिएट कर रहे हैं, एक फील्ड ही तो बना रहे हैं, फील्ड लाइक अ वेरिएबल, और इसके ऊपर यस हमने सर, ऑटो वायर लगा दिया। ये तो ऑटो ये वायर लगा फील्ड दिया, इंजेक्शन है। ये फील्ड इंजेक्शन हो गया। ठीक, जैसे ये हमारा मॉडल क्लास होता है, यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं, अगर इसके अंदर हमें कोई वैल्यू डिफाइन करनी होती है तो लाइक हम डायरेक्ट डिफाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे, या तो यस इसके सर। सेटर के हेल्प से भी कर सकते हैं ना, यस दोनों सर। तरीके से सेट वैल्यू करते थे। ठीक, तो यस ये क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, ये फील्ड इंजेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट हम लोग फील्ड में ही सेट कर रहे हैं निकाल के आईओसी कंटेनर ठीक से है। बीन को। ठीक है, तो फील्ड यस लेवल सर। हमने लगा दिया। अब उसी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसको म्यूटेबल नहीं बना सकते और नल पॉइंटर आने के चांसेस है। यस ठीक सर, है, दो इसका चीजें हैं। अब इसके अंदर वैल्यू डिफाइन करने का एक और तरीका है, वो क्या है, वाया सेटर कर दो। भाई वेरिएबल में हम सेटर के थ्रू भी तो वैल्यू सेट कर सकते हैं। वेरिएबल के अंदर उसके सेटर के हेल्प से भी तो कर सकते हैं ना। जैसे ये यूजर का ऑब्जेक्ट है, अगर इसका जो फील्ड है हमारे पास नेम, उसका सेटर बनाया है, अगर हम यूजर डॉट सेट नेम, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, ये करते हैं ना। यस सर। तो इस केस में क्या कर रहे हैं, हम सेटर के हेल्प से वैल्यू को सेट कर रहे हैं। तो वही काम जब हम इंजेक्शन कर रहे हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन,
तो इसको भी सेटर के हेल्प से ही अप्लाई कर रहे हैं। उस केस में जो एनोटेशन होगा वो मेथड लेवल लग जाएगा हमारे सेटर पे। ये जो सेटर किसका बना हुआ है, इसी का तो बना है सेटर, यूजर सर्विस का। और ऊपर एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, एक वैल्यू पास हो रही है, और उसको बस जस्ट सेट कर दे रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही ऑटो वायर को यूज मीन किया। सर फील्ड तो हो गया, फिर सेकंड हम्म। जो सेटर है सर, उसमें अपन क्या करते हैं, जो वेरिएबल है उसकी भी सेटर बना के उसमें ऑटो वायर लगाते हैं सर। बिल्कुल, मेथड लेवल वो जो सेटर मेथड था हमारा, उस पे ऑटो वायर लगा दिया। ठीक है। तो इससे देखो ओके बेनिफिट सर। हमारा बस वही होता है कि इसको अगर रन टाइम में कुछ मॉडिफिकेशन करना है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो हम कर सकते हैं। और जहां पे टेस्ट केसेस यूज करेंगे तो वहां पे इसको हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे, यूज कर यूज कर सकते हैं सर। पाएंगे। ठीक है। बट ओके प्रॉब्लम सर। अभी स्टिल वही बनी हुई है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है, म्यूटेबल नहीं बना सकते, और रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा कोड हमें लिखना पड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो उसके लिए फिर थर्ड ऑप्शन लेना पड़ेगा सर। थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे। मेन तो हम लोग यही यूज करते हैं, फील्ड इंजेक्शन ही करते हैं ज्यादातर। ठीक। तो अच्छा थर्ड सर। ऑप्शन जो ठीक। है वो होता है कंस्ट्रक्टर ऑप्शन, और सॉरी कंस्ट्रक्टर बेस इंजेक्शन। अब जैसे देखो यहाँ पे डायरेक्ट भी असाइन कर सकते हैं वैल्यू, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कंस्ट्रक्टर भी तो बना के कर सकते हैं। याद है कि नहीं, कंस्ट्रक्टर बना के हम लोग अब सेट करते थे वैल्यू इसका। जी जैसे सर। ये बना दिया यूजर, और यहाँ पे हमने ले लिया स्ट्रिंग नेम दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो ये क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं यहाँ पे। तो वैल्यू तो तीन तरीके से असाइन कर लिया हमने, वेरिएबल में डायरेक्ट कर लो, या तो उसका सेटर यूज करके कर लो, या तो कंस्ट्रक्टर में कर लो। वही काम ऑब्जेक्ट इंजेक्शन में भी हो रहा है, या तो फील्ड के लेवल पे ही मैनेज कर लो, सेटर के हेल्प से कर लो, या तो कंस्ट्रक्टर के हेल्प से कर लो। ठीक है। ओके सर, अंडरस्टैंड सर। समझ में आया। यस सर, यस सर। तो देखो कंस्ट्रक्टर वाला जो है ना, वो अभी उसको प्रैक्टिस हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ठीक है सर। मिक्सअप हो जाएंगी चीजें। उसको हम लोग करेंगे, वैसा रिक्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और वहीं पे करेंगे। ठीक। समझ में आया, या कुछ डाउट है अभी? अभी भी अगर डाउट है तो फिर से पूछो, फिर से बताते हैं। नहीं सर, मुझे ये तो चीज़ें हाँ समझ सर। आ गया सर। ठीक है। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं, जब बात कर ही रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, तो अगर हमें ये चेक करना हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कितने बीन बने हुए हैं, या हमने जो क्लास बनाया हुआ है उसका बीन बना है कि नहीं बना है, उसको कैसे चेक करेंगे? ये भी तो अंदर से क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना, कि भाई मैंने 10 क्लास बना के रखा हुआ है और उसके ऊपर एनोटेशन यूज किया हुआ है, सर्विस, रेस्ट कंट्रोलर, या जो भी यूज किया है। जैसे अभी यहाँ पे एक यूजर सर्विस बनाया है, मैं एक और सर्विस बनाता हूँ इधर। सर्विस के अंदर एक और सर्विस बनाता हूँ मैं यहाँ पे, न्यू इंटरफेस, और इसका मैं नाम दे देता हूँ आई पेमेंट सर्विस। ठीक। यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ, एक क्लास का मैं नाम दे देता हूँ कैश सर्विस, जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को मैनेज करेगा। और इसके अंदर इंप्लीमेंट कर देता हूँ मैं पेमेंट सर्विस को, पेमेंट सर्विस। ठीक है। और एक बना देता हूँ क्रेडिट सर्विस, क्रेडिट सर्विस। इसमें भी इंप्लीमेंट कर देता हूँ मैं पेमेंट को, तो आई पेमेंट सर्विस फिनिश।
ये दो क्लास बनाया, इंटरफेस हो गया। यहाँ पे इसको भी इंजेक्ट करते हैं, तो उसको चलो इंजेक्ट नहीं करते हैं अभी, इंजेक्शन तो हम कर ही लेंगे। तो जब हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो हम अगर चेक करना चाहते हैं कि भाई हमारी जो दोनों सर्विसेज हैं, क्या उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं क्रिएट हुआ है, उसको कैसे करेंगे। तो मैंने आप लोग को बताया कि ये जो है कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके हम लोग देख सकते हैं, पहला तो ये तरीका है। तो सबसे पहले अप्रोच पे ही चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लगाता हूँ डिबग पॉइंट और इसको करता हूँ रन एज डिबग। अब देखो यहाँ पे आ गया, तो इस पे कर्सर रखो। एक सेकेंड, इसको एक स्टेप हमें आगे ले चलना होगा। यहाँ पे मेरे को एक प्रिंट कराता हूँ समथिंग, और इधर डिबग लगाऊंगा क्योंकि ये तो अभी वर्किंग में है। ठीक है, अब चेक करते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर की चीजें क्या क्या हैं। ठीक, कॉन्टेक्स्ट के आओ, ऊपर कर्सर रखो, इसको एक्सपैंड कर, इंस्पेक्ट करता हूं मैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। यहाँ पे देखो, जो हमें अगर चाहिए होगा तो बीन अगर हमें सारी देखनी है तो वो होता है गेट बीन करके। तो इधर हमें फाइंड करना होगा गेट बीन है कहाँ पे। गेट बीन अंडर द बीन फैक्ट्री, सी डी ई एफ जी, इसमें भी नहीं है। एक सेकंड, यहाँ पे एक मेथड होना चाहिए था गेट बीन। गेट बीन, गेट बीन एक्टिव क्लोज डिस्प्ले नेम इन्वायरमेंट मैसेज सर्वलेट कॉन्फ़िग वेब सर्वर। ओके, इसको यहाँ पे यूज करें। थोड़ा देखें इसमें मेथड है भी कि नहीं, अदरवाइज जो दूसरा अप्रोच होगा उसको देखो। यहाँ पे दे तो दिखा तो रहा है गेट बीन, बट हमें वो मिला नहीं। कोई नहीं, करते हैं। एक सेकंड बस देना। ठीक है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर होना चाहिए ना। इसमें दिख रहा है क्या एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कहीं पे, बताना तो मेरे को। इधर कहीं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है? नो सर, इसमें तो लिसनर है, इवेंट है। सर आपने कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में ले रखा है। सर एप्लीकेशन स्टार्टअप बीन डिफॉल्ट। फैक्ट्री में, वही बीन फैक्ट्री के अंदर ही जनरली होता है सारी चीजें, बट वो मिल क्यों नहीं रहा है, वही देख रहा हूं मैं।
सारी चीजें ना बीन फैक्ट्री के अंदर ही मिलनी चाहिए थी। चलो ये तो अप्रोच हो गया, इसको हम लोग फाइंड करेंगे ही करेंगे। सेकंड अप्रोच पे चलते हैं, वहां से देख लेते हैं पहले, फिर इसको हम लोग देखते हैं वापस से आके, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ। दूसरी चीज होती है कि स्प्रिंग बूट जब हम यूज करते हैं ना, उस टाइम पे हम एक एक्चुएटर की डिपेंडेंसी डालते हैं। एक्चुएटर क्या करता है, वो उस एप्लीकेशन की पूरी इंफॉर्मेशन को हम ब्राउजर लेवल पे एक्सेस करके देख सकते हैं, ठीक है। ब्राउजर लेवल पे हम एक्सेस करके उसको देख सकते हैं एक्चुएटर की डिपेंडेंसी डाल के। तो चलो एक्चुएटर की मैं डिपेंडेंसी यहां से डालता हूं एक पहले। एमवीएन रेपो से उठाते हैं या फिर उधर से उठा लेते हैं, स्टार्टर से ही सबसे अच्छा, वर्जन का चक्कर नहीं रहेगा ना। देखते हैं यहाँ पे मिलता है एक्चुएटर, स्प्रिंग बूट एक्चुएटर, ये वाली चाहिए मेरे को। और ये डिपेंडेंसी कॉपी कर लेते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर पॉम के अंदर डाल देंगे डिपेंडेंसी को। फाइंड करते हैं बीन को, मिलेगा ही। यहाँ मैं इसको डालता हूँ, सेव करता हूँ, ऑटो बिल्ड हो जाएगा। प्रॉपर्टी फाइल के अंदर थोड़ी सी एक लाइन ऐड करनी होगी मुझे यहाँ पे। मैनेजमेंट डॉट एंड पॉइंट डॉट वेब डॉट एक्सपोजर डॉट इंक्लूड, मतलब सारे को ही इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पे। देन स्टार, इसको सेव करते हैं। इसको मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन को। यहाँ से तो नहीं फाइंड कर पाए, आई होप सो कि इधर से मिल जाए। ये दो तरीके देखो होते हैं, एक तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन को, दूसरी एक्चुएटर के हेल्प से। तो जैसे एक्चुएटर डालेंगे ना, यहाँ पे देखो हमें एक यूआरएल मिल जाता है, ये स्लैश एक्चुएटर नाम से। इसको कॉपी कर लो, पोर्ट के साथ एक्सेस करेंगे ब्राउजर पे। विजिबल है ना स्क्रीन? जी सर। ठीक है, ये डाला एक्चुएटर। तो एक्चुएटर डाला तो इतनी सारी चीजें हमें मिल रही है उससे, हेल्थ से रिलेटेड। बस हमें क्या देखना है, लेकिन हमें तो बीन देखना है ना। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्लैश बीन्स। बीन्स इसको मिला नहीं, जबकि यहाँ पे होना चाहिए। तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं उठा पा रहा है। अदरवाइज एक्चुएटर के अंदर ना ये सारी चीजें, इतना ही नहीं रहता, इसके अलावा भी और भी चीजें आती हैं। स्लैश हेल्थ, हमें ना यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है एक्चुएटर की। यहाँ पे बस दो ही चीज मिल रहा है, एक हेल्थ ही बस मिल रहा है इसको, नहीं। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आती थी, एक्चुएटर के साथ बस हेल्थ ही आ रहा है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होगी सही सही, जो कि आई गेस गलत है। चलो देखते हैं। फाइंड बीन डिटेल्स फ्रॉम स्प्रिंग बूट एक्चुएटर। गलत हो गया। डिपेंडेंसी तो डाल दिया हमने, और अच्छा यहाँ पे बट मैंने तो स्टार तो लगा रखा है, आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। कोई ना, करते हैं फिर से, आई गेस से अप्लाई हो जाए। डॉट 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 डॉट,
स्टार लगाने से तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई स्पेसिफिक एक ही चाहिए मुझे। फिर भी अगर ट्राई करते हैं। अभी आया हमारे पास बीन्स का स्लैश बीन्स। हाँ, यहाँ पे देखो सारी बीन की डिटेल आ गई। अब देखो हमने क्या क्या क्लास बना के रखा हुआ है। एक बनाया है ये यूजर सर्विस है हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमने एक पेमेंट सर्विस, तो यहाँ पे फाइंड करते हैं, ब्राउजर पे फाइंड करते हैं ना पेमेंट। सर इसको प्रिटी कर लो ना। हम्म चलो वही कर देते हैं। यूजर, देखो यहाँ पे यूजर सर्विस हमें मिल गया, ठीक है। यूजर सर्विस का हमारा बीन क्रिएटेड है उस क्लास का, यहाँ पे देखो। और पेमेंट सर्विस का नहीं मिला। कोई रीजन बता सकता है क्यों नहीं मिला? एनीवन? नो, नो सर। कोई गेस नहीं कर पा रहा है? तो बीन बना ही नहीं होगा। भाई बीन बनाने की कैसे नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे हमने एनोटेशन ही नहीं यूज किया। एनोटेशन जब तक हम नहीं यूज करेंगे, देखो यूजर सर्विस में यूज किया है ना @स्प्रिंग, इधर हमने एनोटेशन ही नहीं यूज किया, तो यहाँ पे एनोटेशन यूज करना होगा हमें सर्विस। अब एक पे यूज कर लिया और दूसरा कहाँ गया, इस पे भी यूज करना होगा, ठीक है। तो बीन तभी बनेगा जब हम उसको कंपोनेंट की तरह ट्रीट करेंगे। हमने सर्विस एनोटेशन तो लगा दिया, यहाँ पे हम कंपोनेंट भी लगा सकते हैं @कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट की तरह होगा, जैसे इस पे सर्विस लगाया है, तो देखो सर्विस क्या करता है, इंटरनली ना कंपोनेंट को ही यूज करता है। इसको खोलोगे तो यहाँ देखो कंपोनेंट क्लास को यूज कर रहा है। ये यहाँ पे इंटरनल जो है कंपोनेंट एनोटेशन को ही यूज कर रहा है, बस हम डिफाइन कर दे रहे हैं कि ये भाई सर्विस है, बट इंटरनल क्या कर रहा है, वो कंपोनेंट को ही यूज कर रहा है। तो जितने भी बीन्स होंगे वो एज अ कंपोनेंट होंगे, तो या तो आप कंपोनेंट लगा लो या तो सर्विस लगा लो, ठीक है। यस सर। तो फिलहाल सर्विस इसलिए लगा दी है जिससे थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन सही से इसका रहे। और इसको रन करते हैं फिर से। यहां से भी मिलना चाहिए था, बट वो एक्चुअल पाथ हमें नहीं मिल पा रहा है वहां पे, लेकिन कोई नहीं, एक्चुएटर के हेल्प से तो कर ही सकते हैं सारी चीजें, कोई दिक्कत तो है नहीं वैसा। इसको मैं रिफ्रेश कर दूं, इधर फाइंड करते हैं किसको अब, पेमेंट, पेमेंट नहीं सॉरी, क्या था क्लास का नेम, कैश। देखो यहाँ पे आ गया, कैश सर्विस का भी इंस्टेंस है। दूसरा क्या था, क्रेडिट, क्रेडिट सर्विस का भी इंस्टेंस है, बीन के अंदर बन गया है। थर्ड क्या है हमारे पास, यूजर, यूजर का भी इंस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए? जी सर। कोई डाउट? देखो यहाँ पे यूजर कंट्रोलर का भी मिल जाएगा, और ये किस पे डिपेंडेंट है, यूजर सर्विस पे है, तो वो यूजर सर्विस को भी इंजेक्ट कर देगा यहाँ पे। क्यों डिपेंडेंट है भाई, यूजर कंट्रोलर के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट किया है ना, तो जितने इंजेक्ट करके रखेंगे वो डिपेंडेंट रहेंगे उस पे, तो उसको भी यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया है। समझ में आया? जैसे अभी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यूजर सर्विस दिख रहा है। अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं अगर हम अपनी वो पेमेंट सर्विस को भी, प्राइवेट आई पेमेंट सर्विस, पेमेंट सर्विस, और एनोटेशन यूज करना होगा फील्ड इंजेक्शन के लिए, ठीक है। रीस्टार्ट कर देते हैं।
जावा एप्लीकेशन। एरर आया, कॉन्फ्लिक्ट का एरर आया। रीजन देखो ये है कॉन्फ्लिक्ट एरर आने का कि अब यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गया। पेमेंट सर्विस जो है ना, ये कंफ्यूज हो गया कि किस क्लास का बना है। ये सर्विस जो है दो जगह पे है ना, देखो इस क्लास में भी है, इस क्लास में भी है। अब ये कंट्रोलर हमारा कंफ्यूज हो गया कि भैया किस पे बना है। तो इसके कुछ तरीके हैं, उसको हम लोग यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्वालिफायर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑटो वायर की जगह पे, जहाँ पे हम क्लास का नाम बता देंगे या फिर किसी एक क्लास को एज अ प्राइमरी ट्रीट कर सकते हैं। प्राइमरी बना दे कि भाई कुछ भी हो पहले इसी को बनाओ। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। अच्छा क्या रन हो गया? ये रन करना था ना। तो हमने इस क्लास को एज अ क्या किया, प्राइमरी ट्रीट कर दिया कि भाई इसी को बनाओ। अगर हमारी रिक्वायरमेंट होती दोनों बनाने के लिए तो हमें यहाँ पे दो फील्ड इंजेक्शन करने होते सेम टाइप के, और वहां पे क्वालिफायर लगा के क्लास का नाम पास करना होता। ठीक है, तो वो चीजें हम आगे देखेंगे, पहले इसको देखते हैं कि कैसे बिहेव करता है। बीन खोला और यहाँ फाइंड कर लेते हैं यूजर कंट्रोलर को। यूजर कंट्रोलर, यहाँ देखो यूजर सर्विस और कैश सर्विस, हमें दो चीजें मिल गई। क्रेडिट सर्विस नहीं मिला क्योंकि क्रेडिट सर्विस को तो हमने इंजेक्ट किया ही नहीं है। समझ में आया? यस सर। यस सर। कुछ क्वेश्चन है राहुल या अभिषेक? नो सर, समझ आ गया। थियोरेटिकल चीजें क्लियर हो गई? जी सर। प्रैक्टिकल में फोकस करते हैं तब, थियोरेटिकल अगर हो गया तो। सारी चीजें मैं बंद कर दूं, अभी तो जरूरत है नहीं। ठीक है, वर्ड के अंदर आते हैं। मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूँ, टॉपिक मतलब एनोटेशन कुछ लिख रहा हूँ जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला मैं यहाँ पे लिखता हूँ @कंट्रोलर। ठीक, @रेस्ट कंट्रोलर, रिक्वेस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, गेट पोस्ट पुट, पोस्ट हो गया, पुट, डिलीट, path variable, request param, service, request body, response body। ठीक है, auto wired और repository। तो बेसिकली ये सारे यूज करके ना हम लोग क्रड अपनी बनाएंगे। तो एक एक को देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर को देखते हैं कैसे करेंगे, उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। विजिबल है ना स्क्रीन? यस सर। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ सारे को। एक कंट्रोलर मैं नया यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। कंट्रोलर का मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है,
और क्लास लेवल में एनोटेशन यूज करता हूं @कंट्रोलर। ठीक, इधर मेरे को एक मेथड बनानी होगी एपीआई के लिए, पब्लिक स्ट्रिंग, जस्ट एक रिटर्न करा देंगे गेट प्रोडक्ट, और यहां से मैं रिटर्न करा देता हूं किसको, एक वैल्यू रिटर्न कर देता हूं प्रोडक्ट फेच्ड सक्सेसफुली। हाँ जी, मेथड लेवल टाइप हमें डिफाइन करना होता है ना, गेट मैपिंग, सॉरी गेट मैपिंग छोड़ो, अभी गेट मैपिंग बाद में करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक, इसका टाइप डिफाइन करने के लिए, यूआरएल बनाने के लिए रिक्वेस्ट मैपिंग। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हम पास करेंगे, पहला पाथ, पाथ के अंदर डबल कोट्स में हम दे देते हैं /प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दे देंगे इसका मेथड का नाम दे दिया हमने यहाँ पे, गेट। ये क्या ले रहा है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट लेता है वो देखते हैं। मेथड, ये रिक्वेस्ट मेथड, ओके। तो यहाँ पे लिखना होगा रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक यूआरएल बन गया जो गेट टाइप का है। मेथड का टाइप क्या है, गेट है। जैसे हम लोग जेएसपी में पास करते थे ना एक्शन और मेथड, तो वैसे ही यहाँ पे हमने बना दिया और एक कंट्रोलर बना दिया। अब देखो ये इसको बताना होगा कि भाई ये रिस्पॉन्स भेज रहा है, तो यहाँ पे यूज करना होगा हमें एक रिस्पॉन्स बॉडी जो जेसन रिटर्न करेगा। तो इसको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा यार। इंसोमनिया से ही कॉल करते हैं यहाँ से। इसका मैं बनाता हूँ डुप्लीकेट, इसको कर देता हूँ गेट प्रोडक्ट। डिफरेंस बताता हूँ कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर में। तो सबसे पहले ये देखो, प्रोडक्ट को फेच करते हैं, चल गया सर्विस। तो हमारे पास देखो सक्सेसफुली मैसेज तो आ गया। ठीक है, मैसेज आ गया, क्यों, क्योंकि हमने ये यूआरएल बाइंड किया रिक्वेस्ट मैपिंग के हेल्प से। हम एनोटेशन, ये जो रिक्वेस्ट मैपिंग है, इसको क्लास लेवल भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ क्लास लेवल भी मुझे लगानी है कि हर एक क्लास का एक यूनिक यूआरएल हो सकता है ना हमारे रिक्वायरमेंट कि हर एक क्लास का एक यूनिक यूआरएल हो। तो यहाँ पे हमने दे दिया, मान लो कि एपीआई नाम से /API। ठीक, तो अब जब कॉल करेंगे, और अगर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल और रीस्टार्ट करते हैं, तो अब देखो कैसे बिहेव करेगा। क्लास लेवल भी हमने एक यूआरएल बना दिया है और मेथड लेवल भी बना दिया है। इसको गेट करते हैं, सेंड किया, क्या मिला, नॉट फाउंड, /प्रोडक्ट नॉट फाउंड। भाई वो पहचान ही नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें बताना होगा कि क्लास कौन सी है। तो क्लास लेवल हमने लगा रखी एपीआई, फिर मेथड लेवल हमने लगा रखा है प्रोडक्ट। इसको हिट करते हैं सेंड। तो देखो अभी भी हमें नहीं मिला कुछ भी। API/प्रोडक्ट तो है ना हमारे पास यूआरएल, ये तो हमने बना के रखा हुआ है, और इसका टाइप भी गेट है। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स बॉडी नहीं एनोटेशन लगाया। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं और रीस्टार्ट करते हैं। तो मतलब अगर हमने कंट्रोलर का यूज किया तो उस टाइम पे हमें रिस्पॉन्स बॉडी लगाना होगा। ठीक, समझ में आया कि अगर कंट्रोलर यूज करेंगे तो उस टाइम पे हमें रिस्पॉन्स बॉडी लगाना होगा। अब इसको रन करके टेस्ट करते हैं चल रहा है कि नहीं।
अब देखो चल गया। तो दिक्कत क्या आ सकती है, यहाँ पे कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, हमारे पास बहुत सारे मेथड है। गेट प्रोडक्ट है, यहाँ पे लेट सपोज सेव है ना, अपडेट है, हो सकते हैं ना ये सारे, बहुत सारे मेथड, डिलीट है, ये सारे मेथड हो सकते हैं। तो क्या सब पे जा जाके हम रिस्पॉन्स बॉडी लगाएंगे, सब पे लगाएंगे? ऐसा तो कर नहीं सकते, ये तो गंदा अप्रोच हो गया, हर जगह लग रहा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर, तो उस केस में क्या होगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 50 मेथड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट कंट्रोलर। लेकिन ये रेस्ट कंट्रोलर करता क्या है, अगर इस कंट्रोलर के अंदर जाओगे तो वो इंटरनली देखो क्या यूज कर रहा है, @कंट्रोलर और @रिस्पॉन्स बॉडी, वही दोनों एनोटेशन यूज कर रहा है जो हमें मैनुअल लिखना पड़ रहा था, वहां पे हर एक मेथड लेवल पे रिस्पॉन्स बॉडी लगाना पड़ रहा था अगर कंट्रोलर यूज कर रहे थे। तो रेस्ट कंट्रोलर इंटरनली क्या यूज कर रहा है, उन्हीं दोनों एनोटेशन की कॉम्बिनेशन है हमारा रेस्ट कंट्रोलर। इसके हेल्प से हमें बार बार रिस्पॉन्स बॉडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभिषेक कोई डाउट? तो ये समझ में आया। तो देखो यहाँ पे क्या क्या अभी कवर किया हमने, कंट्रोलर को किया, मार्क करते हुए चलते हैं, रेस्ट कंट्रोलर देखा, ठीक है, रिक्वेस्ट मैपिंग किया, और एक किया था हमने ये रिस्पॉन्स बॉडी, सॉरी रिस्पॉन्स बॉडी, ये ठीक है, इतना किया। अब ये चारों देख लेते हैं। अब देखो यहाँ रिक्वेस्ट मैपिंग में, बताओ। सर नहीं दे रहा था, ये बाद में करे सर। छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में हो जाएगा बस, ये चारों तो कर लो। कहीं जाना है क्या? जाना नहीं है सर, थोड़ा डाइजेस्ट कम हो जाए। ठीक है, ये चारों के बारे में थोड़ा सा देख लो फिर चले जाना। ठीक, तो अब देखो रिक्वेस्ट मैपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें पाथ डिफाइन करने की जरूरत पड़ रही है, मेथड का टाइप देना पड़ रहा है। तो ये हर मेथड लेवल पे हमें टाइप उसकी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे @गेट मैपिंग यूज कर सकते हैं। अगर यूआरएल देना है, जस्ट सिंपल डबल कोट्स के अंदर प्रोडक्ट पास कर दो, ये जो यूआरएल हमने बनाया है। तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के हेल्प से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको खोलोगे तो यहाँ पे इंटरनल आपको दिखेगा रिक्वेस्ट मैपिंग ही, और वहां पे ऑलरेडी पहले से ही अप्लाई कर रखा है कि भैया ये जो गेट मैपिंग है ना, ये गेट टाइप का है रिक्वेस्ट मैपिंग का। ठीक, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट वे हो जाता है। तो पोस्ट के लिए पोस्ट मैपिंग, पुट के लिए पुट मैपिंग, डिलीट के लिए डिलीट मैपिंग। ठीक है, चलो इसको तब यहीं पे रोकते हैं, फिर आगे करेंगे।